नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकती है ममता बनर्जी। हार के बाद नई रणनीति के संकेत। खबर में आगे जिक्र होगा कि वो किसे बचा रहे हैं और क्यों। ओएसएम ठेका विवाद में नया मोड़, राहुल गांधी ने पूछे सवाल, न्यायिक जांच की मांग। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, 3 जून को लेंगे शपथ। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सड़कों पर उतरेंगी ममता, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर करेंगी प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाई कोर्ट को 3 महीने में सुनाना होगा सुरक्षित निर्णय, जमानत पर उसी दिन आएगा ऑर्डर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकती है ममता बनर्जी, हार के बाद नई रणनीति के संकेत। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 6 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने की संभावना है। इसे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की तरह देखा जा रहा है। देश के बदलते राजनीतिक माहौल के बीच बनर्जी के इस अहम बैठक में शामिल हो सकने की सूचना तब सामने आई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बनर्जी से आधे घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनावी मोर्चे पर गठबंधन के कई मुख्य सहयोगियों को मिली लगातार हार के बाद विपक्षी खेमे की रणनीति निशाने पर है। ऐसे माहौल में ममता का इस बैठक में जाना सियासत के लिहाज से काफी मायने रखता है। हालिया विधानसभा चुनावों में मिले निराशाजनक नतीजों के बाद गठबंधन के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए इस बैठक को बेहद जरूरी माना जा रहा है। और इसकी अहम वजह यह है कि हाल ही में आए चुनावी नतीजों ने देश के कई राज्यों में विपक्षी खेमे में पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है और खेमे के 2 बड़े दलों को हार मिली है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और द्रमुक तमिलनाडु में सत्ता बचाने में नाकाम रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो किसे बचा रहे हैं और क्यों। ओएसएम ठेका विवाद में नया मोड़, राहुल गांधी ने पूछे सवाल, न्यायिक जांच की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, यहां पर सीबीआई की चयन प्रक्रिया को लेकर नया विवाद सामने आया है। 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने अपने ब्लॉग में दावा किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव कर कोएम्प्ट को फायदा पहुंचाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सार्थक ने अपने दावों के समर्थन में कथित तौर पर सीबीएसई के आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला दिया। उनके अनुसार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे टीएसए को नुकसान हुआ और कोएम्प्ट को लाभ मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ा सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत के दावों का जिक्र किया है और मामले में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सार्थक सिद्धांत ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में बदलाव कर कोएम्प्ट को फायदा पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बदलाव टीसीएस के नुकसान की कीमत पर किए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, 3 जून को लेंगे शपथ। या दोस्तों, डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है। हाल ही में सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया था। शिव कुमार अभी तक राज्य के डिप्टी सीएम थे। कांग्रेस के सभी विधायकों शाम को विधान सौध के सम्मेलन कक्ष में आयोजित सीएलपी की बैठक में मौजूद रहे और बैठक की निगरानी के वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने की। और इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वेणुगोपाल और सुरजेवाला का स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सड़कों पर उतरेंगी ममता, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर करेंगी प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी आगामी 2 जून को चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करेंगी। टीएमसी ने यह जानकारी दी है और इस विरोध प्रदर्शन के लिए फिलहाल कोलकाता पुलिस की अनुमति मिलना अभी बाकी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद अक्सर राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं, जिससे लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। अब टीएमसी प्रमुख खुद इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाई कोर्ट को 3 महीने में सुनाना होगा
सुरक्षित निर्णय, जमानत पर उसी दिन आएगा ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि फैसला सुरक्षित करने की तारीख से 3 महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसलों में देरी से मुकदमेबाजों को अपूरणीय नुकसान होता है और विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब कांड हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री नजर रखना क्यों शुरू करते हैं, पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक मामले पर घमासान जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांड हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री नजर रखना क्यों शुरू करते हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में भी हुआ, तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी, फिर 2026 में लीक हो गया। अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी घेरा। उन्होंने कहा कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही। सुना है नीट यूजी टेस्ट में अब एयरफोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्या अब रक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांगे। आज की जवाबदेही किसकी है। बीते हुए कल की जवाबदेही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की है और आज की किसकी है। जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो गया उनको जवाब कौन देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काला चश्मा लगाने वाले अब जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोपों की लंबी फहरिस्त गिनाई। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई, आरक्षण, पीडीए वर्ग, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, शिक्षा मित्रों, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए सरकार को जन विरोधी बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काला चश्मा लगाकर जनता को गुमराह करने वाले अब जाने वाले हैं, लौट कर नहीं आने वाले हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनावों में भाजपा को जवाब देगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर काला चश्मा लगाए दिखाई देते हैं। अखिलेश ने एक तरीके से सीएम योगी पर तंज कसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्ता विरोधी लहर का डर, यूपी फतेह के लिए बीजेपी बदलने जा रही है आधी टीम, नेताओं की होगी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव अभी भले दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी लगभग युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं और हालिया संगठनात्मक गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। चर्चा यह भी है कि संगठन की लगभग आधी टीम बदली जा सकती है और ऐसा नेताओं को हटाया जा सकता है जो लंबे समय से एक साथ कई पदों पर बने हुए हैं। ये बदलाव केवल चेहरे बदलने का मामला नहीं है, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ था। 80 सीटों वाले राज्य में बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन अपेक्षा से कमजोर रहा, जबकि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने महसूस किया कि केवल सरकार के कामकाज के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, संगठन को भी उतना ही मजबूत करना होगा। हालांकि बाद के उपचुनावों में बीजेपी ने वापसी की, लेकिन पार्टी नेतृत्व ये मानकर चल रही है कि 2027 की लड़ाई कहीं ज़्यादा कठिन होगी और इसी वजह से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन की समीक्षा की जा रही है। बीजेपी के संगठनात्मक संस्कृति हमेशा एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी की बात करती रही है, लेकिन समय के साथ यहाँ पर कई नेता ऐसे हो गए हैं जो संगठन और सत्ता दोनों में प्रभावशाली पदों पर बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक का अपनी ही सरकार पर हमला, सिंधिया समर्थक 2 मंत्रियों को बताया नकारा, बोले सीएम से कहूंगा कि हटाएं इन्हें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की गुना की राजनीति में शनिवार को उस वक्त करंट दौड़ गया जब बीजेपी विधायक पन्नालाल शाह की अपनी ही सरकार की बिजली व्यवस्था पर ऐसे बरसे कि सत्ता के गलियारों में भी झटके महसूस किए गए। विधायक ने न सिर्फ बिजली कंपनी के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया, बल्कि सीधे प्रदेश के 2 मंत्रियों पर भी निशाना साध दिया। बिजली कटौती और अव्यवस्थाओं से नाराज भाजपा विधायक पन्नालाल शाह के शनिवार दोपहर बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंच गए और यहां उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की कार्यशैली को दिखावटी बताते हुए तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि प्रदेश की बदनामी कराने वाले नकारा मंत्रियों को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है और ऐसे मंत्रियों को मुख्यमंत्री को तत्काल
हटाना चाहिए। विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साध दिया और यहां पर पुराना दर्द सार्वजनिक कर दिया। शाक्य ने आरोप लगाया कि हवाई पट्टी पर उनका अपमान किया गया था। उन्होंने दो टूक कहा कि वो किसी मंत्री की कृपा से नहीं बल्कि जनता के वोटों से विधायक बने हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नया मुख्यमंत्री बनल है तो सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी की खुली चुनौती, बंगला नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले की लड़ाई में सरकार और विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के बीच ठन गई है। पूर्व सीएम ने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दी है कि बंगला खाली नहीं करेंगे, सरकार फोर्स भेजकर खाली करवा ले। राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली करने का फाइनल नोटिस उनको भेजा गया है। राबड़ी देवी जिस आवास में 2005 से रह रही हैं वो पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। सरकार की नई चिट्ठी पर सियासी बवाल मच गया है और नेता राबड़ी देवी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस का पंजाब प्लान चुनावी रणनीति पर हाई वोल्टेज बैठक, राहुल गांधी पहुंचे खड़गे के घर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे, जहां आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की राजनीति स्थिति को, संगठन को मजबूत करने की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और प्रभारी भी मौजूद रहे। पार्टी नेतृत्व राज्य में संगठनात्मक बदलाव, उम्मीदवार चयन की रणनीति और आम आदमी पार्टी तथा भाजपा के खिलाफ चुनावी मोर्चेबंदी को लेकर मंथन कर रहा है। कांग्रेस आलाकमान पंजाब में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने पर भी जोर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। IGIMS में आयुष्मान घोटाला, 45 लाख का गबन, 4 आउटसोर्स कर्मियों पर केस, फंसेंगे कई और। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज में करीब 35 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं और गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि योजना के तहत आने वाले मरीजों का इलाज कैश बेसिस पर उनसे वसूली गई राशि का दुरुपयोग किया गया। मामला उजागर होने के बाद IGIMS के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रफुल्ल रंजन ने शास्त्री नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर 4 आउटसोर्सिंग कर्मियों अमरजीत राय, चंदन कुमार, साकेत कुमार और अभिषेक कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही तय किए जाने पर जोर दिया, NTA और समिति पर उठाए गंभीर सवाल और मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हुई चूक को लेकर शुक्रवार को NTA और उच्चाधिकार प्राप्त समिति पर गंभीर सवाल उठाए और जवाबदेही तय किए जाने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कुछ ऐसा होता है तो ये न केवल विद्यार्थी बल्कि उनके परिवारों के लिए भी वास्तव में बहुत दुखद होता है। हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र और शिक्षा मंत्रालय को एक अलग हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने का ब्यौरा हो जिसके तहत नीट परीक्षाएं कराने और खत्म करने की प्रक्रिया को NTA हर साल इंस्टीट्यूशनल तौर पर लागू करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है हर परियोजना, अखिलेश यादव ने हमीरपुर की घटना पर योगी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार बार बार ढांचागत विफलता के लिए जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने हमीरपुर जिले में एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने और 6 मजदूरों की मृत्यु होने की घटना के बाद यह आरोप लगाया। इस घटना को अत्यंत दर्दनाक करार देते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये बहुत दुखद खबर है कि हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए और मृतकों का गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। साथ ही उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकारी परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये गंभीर चिंता का मामला है कि बीजेपी के कार्यकाल में हर निर्माण परियोजना भ्रष्टाचार
सरकार की भेंट चढ़ जाती है। हर परियोजना में अक्सर 50% से अधिक कमीशन मांगने की भाजपा की व्यवस्था इस मुद्दे का मुख्य कारण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई सीएनजी पर बात, राहुल गांधी पार्क में बैठे ऑटो ड्राइवर के साथ लंच में पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, ऑटो ड्राइवर के साथ लंच में पूछा हालचाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की है। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के साथ दिल्ली के एक पार्क में मुलाकात की, जमीन पर बैठकर उनके साथ लंच भी किए और इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई ऑटो ड्राइवर जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। बीच में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता ने ऑटो ड्राइवरों की परेशानी को समझा है, उनसे बातचीत की और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत लगातार बढ़ी है, इससे ऑटो ड्राइवरों का जीवन यापन मुश्किल हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत ने महंगाई की मार को और बढ़ा दिया है और आज इन्हीं मुद्दों पर राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों के साथ मुलाकात कर उनकी तकलीफों पर चर्चा की। दरअसल ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ी है। ऑटो ड्राइवरों पर भी इसका खासा असर पड़ा है क्योंकि तेल की कीमतें तो बढ़ गई लेकिन उसके हिसाब से किराया अभी नहीं बढ़ा है। ज़्यादा किराया मांगने पर यात्रियों से बहस भी होती है और इस परेशानी के बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के एक पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ मुलाकात की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में यहाँ पर भाजपा की बड़ी फजीहत हुई है। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी को ईडी पार्टी बताते हुए कहा कि 7 सांसद को तोड़ने के बाद पंजाब में ईडी पार्टी की जबरदस्त लहर है। आप सांसद ने आंकड़ा शेयर करते हुए कहा कि पंजाब में बैलेट पेपर से हुए निकाय चुनाव में ईडी पार्टी 0 सीट के साथ सबसे आगे है। दोस्तों, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि 48 सीटों के नतीजों में आम आदमी पार्टी 34 सीटों पर जीती, कांग्रेस 3 सीटों पर, अकाली दल 6 सीटों पर और एक ईडी पार्टी जो है, ईडी के दम पर लड़ने वाली पार्टी, उसको 0 सीटें यानी कि शून्य मिला है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई और राज्य में 26 मई को 8 नगर निगमों मोहाली, भटिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट के साथ 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के कुल 102 स्थानीय निकायों के लिए मतपत्र के माध्यम से मतदान हुआ था और इस चुनाव में 63.94% मतदान दर्ज किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या मांझी वाली कहानी दोहरा रहे नीतीश के इस तेवर के पीछे क्या है असली स्टोरी? दोस्तों, सीएम सम्राट दिल्ली में, नीतीश ने मांगी सरकार की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बिहार से आ रही है जहां पर बड़ा राजनीतिक संकेत देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिव कुमार होंगे सीएम, शपथ अगले हफ्ते संभव। सिद्धारमैया ने राहुल खड़गे से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक दिन बाद ही सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचा और यहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सिद्धारमैया ने हाईकमान के सामने अपनी कई मांगें रखी जिनमें बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया के लिए नए मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय की मांग भी शामिल बताई जा रही है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों ने कहा कि डीके अगले हफ्ते नए मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को कहा कि राज्य में नई कैबिनेट बनाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, सब कुछ हाईकमान के कहने के मुताबिक हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल को लेकर कांग्रेस का पीएम पर हमला। जयराम रमेश बोले भारत के मूल्यों के खिलाफ है सरकार का रुख। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इजराइल के प्रति कथित रूप से एक तरफा समर्थन का आरोप लगाया है और यहां पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रुख भारत की पारंपरिक विदेश नीति और मानवीय मूल्यों के विपरीत है, वो ये करोड़ों भारतीयों के लिए स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, ये विवाद उस समय सामने आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक कथित बयान का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि नेतन्याहू ने एक सम्मेलन में दावा किया कि दुनिया के अधिकांश देशों में इजराइल की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व की लक्षित हत्या की कभी निंदा नहीं की, न ही गाजा में जारी इजरायली सैन्य अभियान पर कोई सार्वजनिक आलोचना की। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने लेबनान पर इजरायल के हमलों और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के कथित विस्थापन व अधिकारों के हनन के मुद्दे पर भी चुप्पी साध रखी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद अभिषेक बनर्जी 30 मई को फिर शुरू करेंगे राजनीतिक कार्यक्रम। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी काफी हद तक सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे। वो कभी कभी सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान जारी कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी शनिवार से सिर्फ अपनी सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि फिर से शुरू करेंगे। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे अभिषेक बनर्जी के शनिवार को 2 कार्यक्रम तय हैं। ये दोनों कार्यक्रम उन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात से जुड़ी है जो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा से प्रभावित बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी को चुनौती, राहुल गांधी बोले छात्रों की परवाह है तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी आलोचना की और उन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तव में छात्रों की परवाह होती तो उन्हें प्रधान को बर्खास्त कर देना चाहिए था।